हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू द क्लास ऑफ द डे। लास्ट क्लास में हमने रैट ट्रैप का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम लोग इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है कि किस प्रकार से रैट ट्रैपर एक ग्रे कॉटेज में जाता है और वहाँ का ओल्ड मैन उसका रिस्पेक्ट करता है, भोजन देता है, बिस्तर देता है और सो जाते हैं। सुबह उठते हैं और चूँकि वो फार्मर को या किसान आदमी को या क्राफ्टर को अपने गाय को दूध दुहने और उसको डेयरी वाले के पास पहुंचाना था, इसलिए जल्दी उठता है और उसको उठा हुआ देख करके रैट ट्रैपर भी उठ जाता है। क्योंकि आप किसी के मेहमान हैं और अगर वो सामने उठ गया है तो आप बिस्तर पर नहीं लेट सकते हैं, नहीं लेटना चाहिए। दिस इज़ द मोरल एजुकेशन एज वी हैव टॉट इट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बट यहाँ से नहीं, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, नहीं, यहीं से शुरू करना है। बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। कहते हैं लेकिन आधा घंटे बाद वो चूहेदान बेचने वाला व्यक्ति आकर फिर से दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हावेवर, यद्यपि उसने अभी भी अंदर जाने का प्रयास नहीं किया था। और स्मैश्ड अ पैन स्टक इन हिज हैंड एंड गॉट होल्ड द पाउच विद द 30 क्रोनोर। अब उसने क्या किया, वह केवल खिड़की के पास जाता है, खिड़की का एक शीशा, स्मैश्ड अ पैन, खिड़की का एक शीशा तोड़ता है और क्या करता है, स्टक इन हिज हैंड, और हाथ अंदर डालता है, गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनोर, और जो 30 क्रोनोर से भरा हुआ बैग था, भरा हुआ थैला था, उसको बाहर निकाल लेता है। मतलब वो चुपचाप आता है घर के सामने। फिर से जब वो ओल्ड मैन चला जाता है तो फिर से लौट करके आता है। चूँकि चोरी करता था वो, पहले से ही चोरी भी करता था वो मांगने के अलावा, तो आज उसने फिर से वही काम किया, चोरी वाला काम किया। वो आता है और चूंकि उसको मालूम था कि वो ओल्ड मैन उस पैसे को कहाँ पर रखा था, खिड़की के पास रखा था, तो उसने क्या किया, केवल स्मैश्ड अ पैन, उसने शीशे को तोड़ दिया और पैसा अपने हाथ में ले लेता है, 30 क्रोनोर। और ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट। अब पैसा उसने बाहर निकाला और उन पैसों को उसने चुपचाप अपने जेब में रख लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। अब उसने उस चमड़े के पाउच को फिर से उसी स्थान पर सावधानी पूर्वक चालाकी से रख दिया और वहाँ से वेंट आउट, चला जाता है। एज ही वेंट along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness। अब चूंकि वो उस पैसे को अपने जेब में रखा हुआ था और इसलिए वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है। मतलब जैसे उसने पैसे को जेब में रखा, वो सड़क से होकर के चल देता है, और जब वो चलता है तो क्या, वह अपनी बुद्धि पर बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है कि आज मैंने इतने ढेर सारे पैसे चुराए हैं, आज मैंने इतना पैसा चुराया है। इस प्रकार से अपनी बुद्धिमानी को लेकर के वह बहुत खुश होता है। तो एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट, जैसे उसने उन पैसों को अपने जेब में रखा, फेल्ट क्वाइट प्लीज विथ ही स्मार्टनेस, वह अपने स्मार्टनेस से बहुत खुश होता है। और ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। चूँकि शुरुआत में वो पब्लिक हाईवे से जाने से डर रहा था, उसको डर लग रहा था कि मैं पब्लिक हाईवे से जाऊंगा तो मुझको पकड़ा जा सकता है, अर्थात यदि मैं उस रास्ते से जाऊंगा, उस मुख्य रास्ते से जाऊंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, इसलिए उसने पहले तो पब्लिक हाईवे से जाने का निश्चय नहीं किया। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू अ वुड, लेकिन अपने रास्ते को जंगल की ओर मोड़ देता है, अर्थात सोचता है कि मुझे पब्लिक हाईवे से जाने के बजाय जो वुड रास्ता आया था, जंगल से होकर के रास्ता, वहाँ से मुझको जाना चाहिए, वो और चल देता है। और ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस काज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, तो बताते हैं कि दिन के बाद पहले घंटे में उसे कोई समस्या नहीं होती है। मतलब
रास्ते में जंगल की ओर चढ़ पड़ता है जब, तो पहले घंटे में उसे किसी प्रकार की कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है। लेटर इन द डे ही बिकेम वर्स, दिन के बाद के घंटे में वो थोड़ा सा बुरा महसूस करता है। फॉर, क्योंकि इट वॉज़ अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि यह बड़ा और कन्फ्यूजिंग भ्रम से भरा हुआ जंगल था, और विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें वह फंस गया था। कहते हैं दिन के बाद घंटों में जंगल गड़बड़ होने लगा, क्योंकि जंगल बहुत बड़ा था और चक्करदार था, और चूँकि उसे दिशा भ्रम होने लगा था। ही ट्राइड टू बी श्योर ही वॉकड इन अ डिफिनिट डायरेक्शन। कहते हैं कि उसने प्रयास किया, उसने बहुत प्रयत्न किया कि वो एक निश्चित दिशा में जाए, ये निश्चित दिशा में चले। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रांगली, लेकिन रास्ता जो बड़ी विचित्र ढंग से दाएं बाएं इधर उधर मुड़ा हुआ था, ट्विस्टेड था, बैक एंड फोर्थ, हाँ, आगे पीछे करके मुड़ा हुआ था। और ही वॉकड एंड वॉकड विथआउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, वह चलता ही रहा, जंगल के दूसरे सिरे तक पहुंच ही नहीं पाया। एंड फाइनली he realized that he had only been walking around in the same part of the forest, और अंत में उसको अनुभव होता है कि वह जंगल के एक ही भाग में चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब उसको रियलाइज़ होता है कि मैं फंस गया हूँ लगता है जंगल में। दैट ही हैड ओनली बीन वॉकड अराउंड द सेम पाथ फॉर, हाँ, वो जंगल में उसको ऐसा लग रहा था कि वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, भटक गया है रास्ता। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड ओन टर्न हैड कम, कहते हैं ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड ओन टर्न हैड कम, तब उसने याद किया, एकदम उसे याद आता है। ठीक है, क्या याद आता है? ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट अबाउट द वर्ड हैड rat trapped, एकदम उसे याद आता है कि उस चूहेदानी में संसार को जकड़ना है। अर्थात क्या? ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड, तभी तुरंत उसको याद आ जाता है कि हिज थाट्स, उसका विचार, अबाउट द वर्ड, संसार का, एंड rat trap, और rat trap के बारे में। तभी उसको संसार और rat trap, अर्थात उसको क्या याद आता है कि संसार एक रैट ट्रैप है, मैं संसार में एक रैट ट्रैप बनाऊंगा, अर्थात संसार को उस चूहेदान की तरह बनाऊंगा जिसमें लोगों को अपनी तरफ फंसाऊंगा। लेकिन इस जंगल के बारे में सोच कर उसको एहसास होता है कि मैं खुद ही जंगल में फंस गया हूँ, अर्थात मैं खुद ही एक प्रकार के पिंजड़े में बंध गया हूँ। यह जंगल एक प्रकार से पिंजड़ा है और वो बाहर से बंद हो गया है और मैं बार बार उसी में घूम रहा हूँ। कैसे? जिस प्रकार से पिंजड़े में आकर्षित करने के लिए चूहों को कुछ खाने की चीज़ें लटका दी जाती हैं, उसी प्रकार लगता है कि वह ओल्ड मैन अपने घर में कुछ पैसे रख दिया था और मैं उसकी लालच में फंस गया हूँ और मैंने उसको चुरा तो लिया, जैसे मैं उसको छुआ वैसे ही अब मैं एक जंगल रूपी पिंजड़े में कैद हो गया हूँ। है ना इंटरेस्टिंग कहानी? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। फिर क्या होता है? All at once he recalled his thought about the word and the rat trap. Now his own turn had come. कहते हैं अब उसकी बारी आ गई थी, अर्थात जब उसने सोचा था कि दुनिया और चूहेदान के बारे में विचार करता है तो वो समझ गया था कि अब मेरी बारी आ गई है, अर्थात मैं खुद अब इस रैट ट्रैप में फंस गया हूँ, अब मेरी बारी आ गई है। He had let himself be fooled by a bat and had been caught. उसने चारे के द्वारा अपने को उल्लू बना लिया था और वह बुरी तरह से आकर के इसमें फंस गया था। फूल बना लिया था, अर्थात वह मूर्ख बन गया था और उस चारे के चक्कर में, चारा समझते हैं ना, बेट, अर्थात वो जो 30 क्रोनोर थे ना, एक प्रकार से चारा की तरह उसके लिए काम आते हैं और उसमें फंस जाता है। द होल फॉरेस्ट विथ इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेज, इट्स thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. कैसे? The whole forest, पूरा जंगल, with his trunks, अपने तने से, branches से, और thickets समझते हैं ना, एक प्रकार से बिग बुशेज अर्थात झाड़ियाँ, एंड फॉलन लॉग्स, और जो लकड़ी के टुकड़े हैं, ये सब चारों तरफ से मुझे अपने कैद में कर लिए हैं, अर्थात वो पिंजड़ा बंद हो गया है। और क्या हो गया है? क्लोज इट अपॉन हिम लाइक एन अनपेंट्रेबल, हाँ, इन
इम्पेनेट्रेबल मीन्स होता है एक प्रकार से इम्पॉसिबल टू पास थ्रू और इंटर, अर्थात जिससे गुजर कर उस पार निकलना बहुत कठिन हो, एक जेल की तरह बन गया हो, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, और ऐसी जगह से जिससे निकल कर या छूट पाना उसके लिए बहुत ही इम्पॉसिबल लग रहा था। स्कैप मीन्स बच कर के निकलना, अर्थात वो सब जो टुकड़े थे, अर्थात जो जंगल के तने थे, शाखाएं थी, झाड़ियाँ थी और पड़े हुए जो लठ थे, वे सभी उसे अपनी कैद में बंद कर लेते हैं और एक ऐसा कारागार बना देते हैं जिससे निकल पाना उसके लिए इम्पॉसिबल लग रहा था, असंभव लग रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ। आगे बढ़ते हैं। It was late in December. It was late in December. Darkness was already descending over the forest. कहते हैं कि ये दिसंबर का महीना था, लेट दिसंबर का महीना था, दिसंबर के महीने का अंतिम पड़ाव था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, अंधकार पहले से ही जंगल में छा गया था, और दिस इंक्रीज्ड द डेंजर, और जो कि खतरे को बढ़ाता जा रहा था, एंड इंक्रीज्ड आल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और अंधकार और निराशा भी वहाँ पर तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। फाइनली ही सा नो वे आउट, अंत में उसको बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता है। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह ज़मीन पर ही सैंक डाउन, गिर पड़ता है, ज़मीन पर ही वो गिर पड़ता है, टायर्ड इन डेथ, और ऐसा लग रहा था कि वह इतना थका हुआ था कि मानो वह मरने ही वाला है। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, यह सोचते हुए कि उसका अंतिम क्षण आ चुका है। बट जस्ट एज ही laid his head on the ground, he heard a sound, a heart रेगुलर थम्पिंग, लेकिन जब उसने सिर जमीन पर रखा तो उसने आवाज़ सुनी, एक ठोकर की आवाज़ सुनी। हार्ड थम्पिंग, एक प्रकार से ठोकर की आवाज़ सुनी जो लगातार पीटी जा रही थी, अर्थात लगातार पीटे जाने की आवाज़ सुनता है। देयर वॉज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज, उसे कोई संदेह की बात नहीं थी कि यह क्या हो सकता था, अर्थात उस आवाज़ को सुनकर के वो तुरंत समझ गया कि आवाज़ किस चीज़ की है। ही राइज्ड हिमसेल्फ, वह खड़ा होता है, उठकर खड़ा होता है और सोचता है कि दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, वे लोहे के कारखाने के हथौड़े के प्रहार थे। वह तुरंत समझ जाता है, और ही थॉट, वह सोचता है, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, और उसको यह भी लगता है कि उसके आसपास लोग होने चाहिए। ही समड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी शक्ति बटोरी। गॉट अप, खड़ा होता है, एंड स्टैगर्ड इन द डार्कनेस ऑफ द साउंड, और लड़खड़ाते हुए, स्टैगर्ड मीन्स लड़खड़ाते हुए, कैसे लड़खड़ाते हुए, स्टैगर्ड करते हुए, ठीक है ना। वॉक्ड अनस्टेडली एज इफ अबाउट टू फॉल, ऐसे चलना जैसे कि वह गिरने ही वाला है, अर्थात लड़खड़ाते हुए चलते हुए डायरेक्शन ऑफ द साउंड, उसी दिशा में जिधर से आवाज़ आ रही थी। तो अपनी शक्ति को बटोरता है, उठ खड़ा होता है और उस आवाज़ की दिशा में लड़खड़ाते हुए चल देता है। नेक्स्ट, अब कहते हैं रामजो आयरन वर्कर बताते हैं कि जो दो रामजो, अर्थात जो आयरन वर्कर है रामजो, विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो कि अब बंद हो चुकी है, अर्थात द रामजो आयरन वर्क्स, एक प्रकार से आयरन वर्क्स एक कंपनी थी, एक कारखाना था जिसका नाम था द रामजो आयरन वर्क्स, ठीक है ना। और विच वाज नाउ क्लोज डाउन, जो कि अब बिल्कुल बंद पड़ी हुई थी। नाउ सो लॉन्ग एगो, कुछ दिनों पहले ही, अ लॉन्ग प्लांट, एक बहुत बड़ा, हाँ एक बड़ा कारखाना, स्मेल्ट रोलिंग मिल एंड फॉर्ज, फॉर्ज, फिर समझिएगा इसको। ओके, कहते हैं, नाउ रीड अगेन, रामजो आयरन वर्क, कहते हैं कि जो द रामजो आयरन वर्क,
विच वॉज नाउ क्लोज डाउन, जो कि अब बंद पड़ी हुई है। वेयर नाउ सो लॉन्ग एगो अ लार्ज प्लांट विथ स्मेल्टर रोलिंग मिल एंड फॉरगॉट, कुछ दिन पहले ही बहुत बड़ा कारखाना था और उसमें अयस्क कहते हैं उसमें लौह अयस्क या अयस्क से लोहा अलग करने का कारखाना था, अलग किया जाता था। और इसमें बताते हैं कि इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवली लोडेड बर्ज एंड स्काउज स्लिड डाउन द कैनल। बताते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में बहुत से भार से लदे हुए बजरे और पटेला नहर में फिसलते थे। ठीक है ना, बहुत से ऐसे ऐसे चीज़ें थी, बार्च एंड स्कोल। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना इस चीज़ को? हाँ, ध्यान समझिए इसको। बार्ज एंड स्क्रोस क्या होते हैं? ठीक है ना, बार्ज एक प्रकार से हम बाजरा या नौका बोलते हैं, बाजार नौका बोलते हैं, अर्थात लॉन्ग फ्लैट बॉटम बोट्स ऑफ कैरिंग फ्रेन इन कैनल्स एंड रिवर्स। अर्थात इस प्रकार से एक प्रकार से बजरा एक प्रकार छोटी नाव चलती थी, और स्क्रोस मिलता है पटेला। प्लेटें समझते हैं ना, वाइड बीम्ड स्लाइडिंग डायमेंशनली, इसको हम लोग बोलते हैं। अर्थात ये चीज़ें थी जो नदी से होकर गुजरती थी पास से, और उसमें अक्सर गिर जाती थी, पलट जाती थी ना उस नहर में। और विच लेड टू द लार्ज आइलैंड लेक, जो कि एक बड़े से आइलैंड की तरफ जाती थी, अर्थात चारों तरफ से घिरे हुए एक आइलैंड लेक की तरफ जाती थी, एक झील की तरफ जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वेयर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रिएट्स। तो बताते हैं कि अब क्या होता था, जब विंटर टाइम आता था, इन विंटर टाइम अर्थात जब शरद ऋतु का समय आता था, जब ठंडी का समय आता था, रोड्स नियर द मिल वेयर ब्लॉक, तो कारखाने के पास वाली सड़कें ब्लॉक हो जाती थी, रुक जाती थी। फ्रॉम द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, जो कि धूल से काली पड़ जाती थी। और बताते हैं कि बड़े बड़े लकड़ी के कोयले के क्रेटों से छन कर नीचे गिरा करती थी। ठीक है ना, वहाँ पर जो कोयले थे वो पड़े हुए होते थे, वहाँ छन 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 करके वे नीचे गिरा करती थी। और ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फॉरगेट नियर फॉर द फ्यूनेंस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। तो बताते हैं कि क्रिसमस के पहले लंबी अंधेरी संध्याओं में से एक में लोहार मिस्त्री और उसका सहायक अंधेरे में मिस्त्री खाने में भट्ठी के निकट कच्चे लोहे की प्रतीक्षा कर रहे थे। अर्थात वो सोच रहे थे कि कच्चा लोहा अभी थोड़ा देर में गिरेगा तो उसको हम कुछ और उसको मेल्ट करके कोई धातु बनाएंगे, या धातु तो है ही है, उससे कोई पैन बनाएंगे, कोई बर्तन बनाएंगे या कोई सामान बनाएंगे। तो फिर देखिएगा, ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, बताते हैं कि बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से पहले लंबी अंधेरी संध्याओं में से, कहते हैं द मास्टर स्मिथ, जो लोहार मिस्त्री था, एंड द हेल्पर, और जो उसका असिस्टेंट थे, जो उसके सहायक थे, सैट इन द डार्क, अंधेरे में बैठे हुए थे। किस चीज़ के लिए? नियर द फर्नेंस, भट्ठी के पास, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, पिग आयरन का वेट करते हुए। तो फिर समझिएगा इसको, बताते हैं कि क्रिसमस के पहले लंबी अंधेरी संध्याओं में से लोहार मिस्त्री और उसका सहायक मिस्त्री कारखाने में भट्ठी के निकट बैठ करके पिग आयरन का वेट कर रहे थे, कच्चे लोहे के आने का इंतज़ार कर रहे थे। और विच हैड बीन पुट इन फायर, जिसको वे लोग आग में रखा करते थे, और टू बी रेडी टू पुट ऑन इन व्हील, जिससे कि जो अपहरण पर रखने के लिए तैयार होता था। अर्थात बताते हैं आँख में रखा करते थे, पुट ऑन द व्हील, जो कि अपहरण पर रखने के लिए तैयार होता था। अपहरण नहीं, आहरण, आहरण समझते हैं, काइंड ऑफ
फर्नेस, एक प्रकार की भट्टी जिसमें उसको रख करके उसको पकाते थे ना, क्योंकि वो कच्चा लोहा होता था, पिग आयरन होता था, उसको उनको पका करके पक्का लोहा बनाना होता था। तो जो भी चीज़ें, जो भी पिग आयरन उनको मिलता था उसको वो बाद में हाँ रखते थे एक प्रकार से इनवाइल में, अर्थात आहर में, आहरा बोलते हैं, आहरण अर्थात जहाँ पे लोहा पकाते हैं, एक प्रकार की भट्टी में रखते थे। और कहते हैं एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टीर द ग्लोइंग मास विथ अ लॉन्ग आयरन बार। अब बताते हैं कि उनमें से एक थोड़ी थोड़ी देर बाद उस दहकते हुए लोहे की लंबी सलाख से हिलाने के लिए उठा करता था। जब वो दहक रहा होता था तो एक एक करके, धीरे धीरे करके, एक एक करके आते थे और उसको हिलाते थे, जो आग दहकती थी, जिससे कि आग दहकती रहे, बंद ना हो। रिटर्निंग इन द फ्यू मोमेंट्स और ड्रिफ्टिंग विथ पर्सपिरेशन, और कुछ ही क्षणों में वापस आ जाया करते थे। और पर्सपिरेशन दो एज वाज द कस्टम, और ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज़। और कहते हैं कि पसीने के बूंदें उनके शरीर से, परसेप्शन बताते हैं, पसीने की बूंदें उनके शरीर से टपकने लगती थी। एज वाज द कस्टम ही वाज नथिंग वोर नथिंग, जैसा कि कस्टम था, रिवाज था कि वे लोग कुछ नहीं पहनते थे सिवाय लॉन्ग शर्ट, एक लंबी शर्ट के, एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज़, और लकड़ी के एक जोड़ी जूते, लकड़ी के एक जोड़ी जूते और कुछ शर्ट्स के अलावा और वे कुछ भी नहीं पहनते थे। कहते हैं ऑल द टाइम देयर वाज मेनी साउंड्स टू बी हियर्ड इन फॉर्ज। अब कहते हैं कि प्रत्येक मिस्त्री कारखाने की बात कर रहे हैं। फॉर्ज में, इस मिस्त्री कारखाने में हर समय भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें सुनाई पड़ती थी, तेज आवाज़ें आया करती थी, और बिग बेलोस ग्रोंड। अब और क्या होते थे, जो धौंकनी दहकाने की आवाज़ आती, धौंकनी समझते ना, धौंकना, हाँ, एक प्रकार के हाँकने की आवाज़, धौंकने की आवाज़ आती थी। एंड बर्निंग कोल क्रैक्ड, और साथ में कोयला के चटकने और जलने की भी आवाज़ें, क्रैक करने की आवाज़ें भी सुनाई पड़ती थी। द फायर बॉय शॉल्ड चारकोल इनटू द माउ ऑफ फर्नेस। अब कहते हैं फायर बॉय बेलचे से भट्टी के मुंह में लकड़ी का कोयला डाला करते थे, विथ अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, क्लैटर से, क्लैटर मीन्स एक प्रकार से बेलचा समझ सकते हैं, बेलचे से वो भट्टी के मुंह में कोयला डालते थे। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और कहते हैं कि बाहर की तरफ झरने दहाड़ते थे। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड वाइप्ड द रेन अगेंस्ट ब्रिक टाइल्ड रूफ, और जो तेज उत्तरी हवा चलती थी ईंटों के टाइल्स वाली छत पर पड़ने वाली वर्षा के चाबुक की तरह पीटती थी। ठीक है ना, कैसे पीटती थी, ब्रिक टाइल्ड रूफ, जो ब्रिक से बनी हुई टाइल युक्त जो छत थी उसको एक चाबुक की तरह पीटती थी, अर्थात तेज आवाज़ करती थी, वाइप करती थी। तो क्या हुआ कहने का मतलब, आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, बाहर की तरफ जो झरना था वो तेज आवाज़ करता था। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड वाइप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और जो उत्तर से आने वाली तेज हवाएं थी ईंटों के टाइल्स वाली छत पर पड़ने वाली वर्षा को चाबुक की तरह पीटती थी। इस प्रकार से तेज आवाज़ सुनाई पड़ती थी, और इसी आवाज़ में उनके जो घन चला करते थे, घन समझते हैं ना, हाँ, घन चलते थे। और क्या होता था, इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close of the furnace। कहते हैं कि इसी प्रकार से इतनी तेज आवाज़ सुनाई पड़ती थी जिस कारण से वो समझ नहीं पाया। कहते हैं इट वॉज प्रॉब्ली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, शायद इन शोरों के कारण द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, ब्लैक स्मिथ उस आदमी को ध्यान नहीं दे पाया था, दैट द मैन हैड ओपन द गेट, कि उस आदमी ने दरवाज़ा खोला,
इंटर द फोर्ज, और वो मिस्त्री खाने में प्रवेश करता है। फोर्ज मीन्स मिस्त्री खाने में प्रवेश करता है। अनटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, और अंदर आकर जब तक वह भट्ठी के बहुत निकट नहीं आ गया था, अर्थात जब तक वो दरवाज़ा खोल करके भट्ठी खाने के बिल्कुल नज़दीक नहीं आ गया था, तब तक वहाँ पर ब्लैक स्मिथ को पता ही नहीं चला था, उस लोहार को पता ही नहीं चला था कि कोई मेरे पास आकर के बैठ गया है, क्योंकि वहाँ बहुत शोर हो रहा था। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वेगाबॉन्ड्स विथआउट एनी बेटर शेल्टर। हाँ, तो बताते हैं श्योरली वास्तव में, बताते हैं श्योरली वास्तव में, हाँ, इट वॉज नथिंग अनयूजुअल, कोई निश्चित रूप से यह कोई अनयूजुअल घटना नहीं थी, यह कोई यह कोई असाधारण बात नहीं थी। क्या असाधारण बात नहीं थी कि कोई व्यक्ति अंदर आकर बैठ गया था। फॉर पुअर वेगाबॉन्ड, ऐसे पुअर वेगाबॉन्ड के लिए, अर्थात ऐसे बेचारे घूमने वाले या घूमते घुमक्कड़ लोग, वेगाबॉन्ड में घुमक्कड़ लोगों के लिए, किस लिए, विथआउट एनी बेटर शेल्टर, बिना किसी अच्छा स्थान हुए, फॉर द नाइट, रात्रि के लिए, टू बी अट्रैक्टेड द फॉर्ज, वह मिस्त्री खाना आकर्षित करे, बाय द ग्लो ऑफ लाइट, उस रात्रि की जो ग्लो थी, चमक थी, विच स्कैप्ड थ्रू द सूटी पैन, जो कि हर व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। तो बताते हैं कि एक प्रकार से जो श्योरली इट वाज नथिंग अनयूजुअल, निश्चित रूप से यह कोई असाधारण बात नहीं थी। फॉर पुअर वेगाबॉन्ड्स, उन बेचारे लोगों को जो घूमते घूमते शेल्टर फॉर द नाइट, जो रात्रि काटने के लिए यहाँ वहाँ भटकते थे। अट्रैक्ट द फोर्ज, वह भट्ठी उनको अपनी ओर आकर्षित करती थी। ग्लो ऑफ लाइट, एक प्रकार की लाइट, स्कैप्ड थ्रू द, इस प्रकार की ठंड से बचने के लिए। तो बताते हैं कि वे मिस्त्री खाने की ओर आकर्षित हो जाते थे, जो रात्रि बिताने के लिए कोई आरामदायक स्थान खोजते थे। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर, जो कि आ करके आग के पास अपने आप को सेंकते थे। अर्थात बताते हैं कि ये मिस्त्री खाना उन लोगों को आकर्षित करता था जो आवारा घुमक्कड़ होते थे और रात्रि काटने के लिए कोई बेहतर जगह खोजते रहते थे। कहते हैं द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड डिफरेंटली एट द इंट्रूडर। कहते हैं कि जब वो आग के पास आकर बैठ गए थे तो द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड, ब्लैक स्मिथ ने अर्थात उस लोहार ने सरसरी नज़र से, ग्लेरेंस मीन्स एक झलक देखी, ओनली कैजुअली, एक ऐसे ही सरसरी नज़र से, एंड इनडिफरेंटली, और अरुचिपूर्वक, एट द इंट्रूडर, उस अजनबी को। अर्थात उस लोहार ने, इंट्रूडर मीन्स पर घुसपैठिया होता है वैसे तो, इंट्रूडर मीन्स घुसपैठिया, अर्थात जो बिना पूछे बिना बुलाए आकर के बैठ गया था। लोहार ने उस घुसपैठिए की ओर सरसरी और बिना किसी रुचि के नज़र डाली। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, वह घुसपैठिया वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसा उस तरह के अन्य लोग दिखाई पड़ते थे। मतलब तमाम लोग उस तरह के उसके पास आते रहते थे ठंड से बचने के लिए, शरण लेने के लिए। तो विथ लॉन्ग बियर्ड, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होती थी, डर्टी, गंदे होते थे, रैग्ड होते थे, अर्थात फटे पुराने कपड़े पहने होते थे, और विथ अ बाउंच ऑफ रैट ट्रैप डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और जिनकी छाती पर कुछ चूहेदानी का गुच्छा लटक रहा था। वो व्यक्ति जिस प्रकार से आया था, अक्सर कई इस प्रकार से लोग आते थे, इसलिए ही वॉज नॉट एट लीस्ट सरप्राइज टू सी दैट मैन, वो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ था इस प्रकार के व्यक्ति को देख करके। अब देखिए क्या होता है, ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने ठहरने की अनुमति मांगी। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोटेड
a haughty consent without honoring him with a single word। मतलब लोहार मास्टर ने सिर हिला दिया, सिर हिलाकर गर्व से सहमति प्रकट कर दिया और इसके साथ शब्द भी नहीं बोला, अर्थात कोई शब्द बोला नहीं वो। ही डिड नॉट से एनी वर्ड, ही डिड नॉट अटर्ड अ वर्ड, उसने कोई भी शब्द बोला नहीं, केवल सिर हिलाकर बोलता है यस यू कैन स्टे देयर। जब वो परमिशन मांगता है कि मैं यहाँ पर रह सकता हूँ क्या, तो उसने बिना कुछ कहे हुए केवल सिर हिला दिया और बोला कि आप यहाँ पर रह सकते हैं। द ट्रैप डिड नॉट से एनीथिंग, कहते हैं वो आवारा व्यक्ति जो ट्रैम्प, ट्रैम्प समझते हैं ना, ट्रैम्प, हाँ ट्रम्प नहीं है, ट्रैम्प, वो जो व्यक्ति था अर्थात जो आवारा गर्द था, उसने कुछ कहा नहीं था। आइदर, बजाय इसके, ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, वो वहाँ पर बात करने के लिए नहीं आया था। ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वह केवल वहाँ पर अपने आप को तपाने और सोने के लिए ही तो आया था। इन दोज डेज राम्स जो आयरन मिल वाज ओन्ड बाई अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। अब बताते हैं कि उन दिनों राम्स जो लोहे का कारखाना था वो बहुत ही प्रसिद्ध लोहार व्यापारी ने खरीद लिया था। whose greatest ambition was to ship out good iron to the market, जिसकी उच्च महत्वाकांक्षा होती थी कि बाजार में अच्छा लोहा भेजा जाए। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, अर्थात वह रात और दिन दोनों समय देखता था कि कार्य अधिक से अधिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अर्थात वो निरीक्षण करता था, कार्यों को निरीक्षण करता था कि कार्य उसके अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अच्छे क्वालिटी का लोहा मार्केट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो खुद देखा करता था। ठीक है ना। तो ही वाच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल, तो रात और दिन दोनों समय वह देखता था कि कार्य अधिक से अधिक जो संभव होना चाहिए वह इस क्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और क्या है, एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फॉर्ज, और यही कारण था कि वो मिस्त्री खाने में किसी भी क्षण आ जाया करता था। ऑन वन ऑफ हिज नाइटी राउंड ऑफ इंस्पेक्शन, रात के निरीक्षण के दौरान भी, इसीलिए वो रात और दिन किसी भी समय इंस्पेक्शन के दौरान वो उस स्थान पर आ जाया करता था देखभाल करने के लिए कि काम तेज़ी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि वो चाहता था कि अधिक से अधिक उत्पादन हो, मार्केट में कच्चा को पक्का लोहा सप्लाई किया जाए। ठीक कहते हैं, नेचुरली द फर्स्ट थिंग्स ही सा वाज द टॉल रैगमैफिन who has eased his way so close to the furnace that seemed rose from his wet rag। कहते हैं नेचुरली रूप से, अर्थात स्वाभाविक रूप से, द फर्स्ट थिंग ही सा, जो पहली चीज़ उसने देखी, क्या देखा, वाज द टॉल रैगमैफिन। रैगमैफिन समझते हैं ना, यस, रैगमैफिन मीन्स अ पर्सन इन रैग, अर्थात डर्टी क्लॉथेस पीपल, एक व्यक्ति जो फटे पुराने कपड़े पहने हो उसको रैगमैफिन बोलते हैं। तो उसने सबसे पहले तो एक गंदे कपड़े पहने व्यक्ति को, टॉल व्यक्ति को देखा, हु हैड ईज्ड हिज वे, अर्थात इज वे सो क्लोज टू द फर्नेस दैट, जो कि भट्ठी के इतना नज़दीक घुसा हुआ था, इतना नज़दीक बैठा हुआ था कि स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग, कि उसके भीगे फटे कपड़े तक भाप उड़ रही थी, इतना नज़दीक, आग के नज़दीक वो बैठा हुआ था। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, अर्थात लौह व्यापारी ने लोहारों का उदाहरण नहीं अपनाया जिन्होंने अजनबियों को देखकर कभी इस तरह से अट्रैक्ट नहीं किया था, अर्थात जिस प्रकार से आयरन स्मिथ थे, अर्थात जो अन्य लोहार थे वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आयरन मास्टर ने ऐसा नहीं किया। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स, तो आयरन मास्टर ने ब्लैक स्मिथ्स अर्थात लोहारों का उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया। हु हैड हार्डली डिजाइंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जो कि बड़ी मुश्किल से अजनबियों की तरफ अपमान पूर्वक देखते थे, या उनके लिए
उनके लिए एक डिग्निटी वाली बात होती थी, अपमान की बात होती थी कि वो बार बार उन अजनबियों की तरफ देखें। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, इसीलिए वह आयरन मास्टर अर्थात लौह व्यापारी क्लोज्ड अप टू हिम, उस अजनबी के पास जाता है। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और ध्यानपूर्वक उसको नज़दीक से देखता है। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, और तब उसने अपनी लटकी हुई हैट को उतारा। स्लाउच हैट, अपनी लटकी हुई टोपी को उतारा। टू गेट द बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, जिससे कि वह उसके चेहरे को बेहतर ढंग से देख सके। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील ऑफ, कहते हैं अरे वह तुरंत, ही सेड हाउ यू डू लुक, कहते हैं कि वह तुरंत आश्चर्यचकित हो गया। कहते हैं बट ऑफ कोर्स इट्स यू, अरे लेकिन वास्तव में तुम नील ओलोफ हो, अर्थात तुम निल्स ओलोफ हो। हाउ यू डू लुक, और तुम कैसे दिखाई पड़ते हो। मतलब वो तुरंत ऐसा लग रहा था कि उस अजनबी को वो मास्टर पहचान लेता है, उस अजनबी को पहचान लेता है और कहता है कि वास्तव में तुम नील ओलोफ हो, अरे तुम कैसे दिखाई दे रहे हो। द मैन विद द रैट ट्रैप, वो व्यक्ति जो रैट ट्रैप में था, अर्थात द मैन विद द रैट ट्रैप, वह चूहेदानी वाला व्यक्ति हैड नेवर फॉरगॉट ने बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट राम्स जो, कहते हैं कि चूहेदानी वाले व्यक्ति ने राम्स जो में लौह व्यापारी को पहले कभी नहीं देखा था। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और वो उसको ये भी नहीं मालूम था कि उसका नाम क्या है। बट इट ऑकर टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस he might perhaps throw him a couple of kroner। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब उस हालांकि उसको मालूम था रैट ट्रैपर को कि मैंने इसे कभी देखा ही नहीं है, उसको पहचान भी नहीं रहा था, उसका नाम तक भी नहीं जान रहा था, लेकिन बट इट ऑकर टू हिम, लेकिन तभी उसको ऑकर होता है, अर्थात उसको सूझ आता है कि इफ़ द फाइन जेंटलमैन थॉट, कहते हैं अगर यह सज्जन व्यक्ति मुझे जानता है, ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, और मुझको अपना पुराना परिचित, एक्वेंटेंस मीन्स परिचित, मुझे अपना पुराना परिचित व्यक्ति समझता है, तो ही माइट परहैप्स थ्रोन हिम अ कपल ऑफ क्रोनोर, तो शायद वह उसे कुछ क्रोनोर दे देगा। इसलिए देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, अतः वह नहीं चाहता था कि वह उस सज्जन को तुरंत डिसीव, धोखा दे दे, अनडिसीव कर दे, उसको उस सज्जन को तुरंत धोखा दे। यस, और कहता है हाँ, गॉड नोज, ईश्वर जानता है, थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी, कि मैं किस्मत का मारा व्यक्ति हूँ। कहते हैं कि गॉड नोज थिंग्स हैव डन डाउन हिल विथ मी, ही सैड, उस व्यक्ति ने कहा, अर्थात उस रैट ट्रैपर ने कहा कि हाँ, ईश्वर जानता है कि मैं किस्मत का मारा हुआ हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट था, जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। लगभग पार्ट 17 तक हम लोगों ने देख लिया है, पैराग्राफ नंबर 17 तक। आगे की क्लास में हम लोग कल देखेंगे इसके आगे, और आई होप कि कल की क्लास में हम लोग इसे ख़त्म कर लेंगे। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नई नई वीडियोज़ आपके पास तक पहुंचती रहें। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।